नमस्कार, एपीएन के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम लोकतंत्र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जायरा अली। शुरुआत करते हैं अपने इस खास प्रोग्राम की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में राजनीतिक दिग्गजों के दौरों से सियासत गरमाने लगी है। बीजेपी, कांग्रेस, सपा और बीएसपी के अलावा आरएलडी की नजरें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5 मंडल मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा और अलीगढ़ के भीतर आने वाले जिलों के वोटरों पर टिकी हुई हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सत्तारूढ़ बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में साल 2014, 2017 और 2019 जैसा प्रदर्शन कर पाएगी, या फिर दूसरे दल पिछले चुनाव में अपने खराब प्रदर्शन को भुलाकर बेहतर कर सकेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तलाशने के लिए सभी पार्टियों के लिए दिग्गज नेता इस समय पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं। आज हम अपने खास कार्यक्रम लोकतंत्र में पश्चिमी यूपी की सियासी लड़ाई पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सत्ता में वापसी का जिम्मा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद संभाल लिया है। पूर्वांचल की सियासी नब्ज की थाह लेने के बाद सीएम योगी अब पश्चिमी यूपी में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में जुट गए हैं। विधानसभा चुनाव की घोषणा से पूर्व मुख्यमंत्री योगी ने सोमवार को पश्चिम क्षेत्र के 2 जिले शामली के कैराना और मुरादाबाद मंडल के रामपुर में सभा की। मुख्यमंत्री ने मुजफ्फरनगर दंगे के बाद कैराना से पलायन को मुद्दा बनाया। 2017 के चुनाव से पूर्व दंगे के कारण पलायन बड़ा मुद्दा बना था। कानून व्यवस्था को लेकर व्यापारी पलायन कर रहे थे। बार बार घरों में पलायन के पोस्टर लगते थे। लोगों ने घर बेचकर पलायन कर लिया था। अब चुनाव की घोषणा से पूर्व मुख्यमंत्री ने पलायन को राजनीतिक नहीं, अस्मिता से जुड़ा मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि अब पलायन व्यापारी नहीं, बदमाश कर रहे हैं। गोली व्यापारी को नहीं, अपराधियों और बदमाशों को लग रही है। 8 नवंबर से सीएम योगी पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं। मंगलवार को सीएम योगी बदायूं और शाहजहांपुर के दौरे पर रहे। दरअसल सीएम योगी का पश्चिमी यूपी की उन 16 सीटों पर फोकस है जो सीटें बीजेपी 2017 में हार गई थी। 2017 में अपार बहुमत के बाद भी पश्चिमी यूपी के 26 जिलों की 136 विधानसभा सीटों में से 109 सीटों पर बीजेपी काबिज हुई, लेकिन 27 सीटों पर अभी भी बीजेपी कमजोर साबित हो रही है। यही वजह है कि 8 नवंबर से 15 नवंबर तक सीएम योगी यूपी के 8 जिलों के दौरे पर हैं। इन जिलों में भी सीएम योगी उन्हीं सीटों पर जा रहे हैं जहां 2017 में बीजेपी को हार झेलनी पड़ी थी। वहीं उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी का जोर पूरब से पश्चिम को एक साथ साधने पर है। इसके लिए वो पूर्वांचल में सक्रिय छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रही है। इसमें ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ हुआ उनका समझौता प्रमुख है। वहीं वो पश्चिम उत्तर प्रदेश की पार्टी माने जाने वाले राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन के प्रयास में है। माना जा रहा है कि 2017 में बीजेपी के साथ गए जाट इस बार आरएलडी के साथ हैं। आरएलडी को मुसलमानों का भी समर्थन हासिल होगा जो मुजफ्फरनगर दंगे के बाद उनसे दूर चले गए थे, लेकिन किसान आंदोलन ने इस दूरी को मिटा दिया है। ऐसी भी खबरें हैं कि कांग्रेस भी गठबंधन के लिए आरएलडी के संपर्क में है, लेकिन आरएलडी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। दलितों की पार्टी मानी जाने वाली बीएसपी किसानों के मुद्दे पर सड़क पर तो नहीं आई, लेकिन उसने नैतिक तौर पर किसानों के आंदोलन का समर्थन जरूर किया। वहीं कांग्रेस खुलकर किसान आंदोलन के समर्थन में है। उसने 10 फरवरी से किसान महापंचायतों का आयोजन शुरू किया था। पहली महापंचायत सहारनपुर में हुई थी। कांग्रेस अब किसान न्याय रैली कर रही है। कांग्रेस पूरा पश्चिम दोनों के किसानों को अपने पाले में करने की फिराक में है। हालांकि बीएसपी की बात करें तो 2012 के विधानसभा चुनाव के बाद से पार्टी का सियासी ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी का खाता नहीं खुला और 2017 के विधानसभा चुनाव में सबसे निराशाजनक प्रदर्शन करते हुए महज 19 सीटें ही जीत सकी। लेकिन उसके बाद से ये आंकड़ा घटता ही जा रहा है। अब बीएसपी के 7 विधायक ही बचे हैं और बाकी विधायक बागी हो गए हैं। मायावती के कई मुस्लिम कद्दावर नेताओं द्वारा दूसरी पार्टियां ज्वाइन करने के बाद से बीएसपी में मुस्लिम चेहरे का टोटा पड़ गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के टिकट पर 3 मुस्लिम सांसद जीते, लेकिन इन तीनों नेताओं को छोड़कर बाकी तमाम मुस्लिम नेता पार्टी को अलविदा कह चुके हैं, जिसके चलते मुस्लिम चेहरे की कमी पार्टी को महसूस होने लगी है।
पश्चिम यूपी में जिस तरह से सियासी हालात बने हैं, उसके चलते मुस्लिम नेताओं को बीएसपी के टिकट पर जीत आसान नहीं दिख रही है। राजनीतिक जानकारों की माने तो जमीनी आधार पर बीएसपी सूबे में कहीं नजर नहीं आ रही है, जिसके चलते पार्टी के तमाम नेताओं को अपने सियासी भविष्य की चिंता सता रही है। दलित वोट में भी बीएसपी के साथ सिर्फ जाटव ही बचा है, जिस पर भीम आर्मी के चंद्रशेखर की नजर है। ऐसे में किसान आंदोलन से आरएलडी को मिली संजीवनी और अब सपा से हो रहे गठबंधन के चलते बीएसपी के मुस्लिम नेताओं को अपनी जीत की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। इसी के चलते वो सपा और आरएलडी में शामिल हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो पश्चिमी यूपी के वोटरों को साधने के लिए तमाम पार्टियां अपनी जोर आजमाइश कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इसमें पीछे नहीं है और उसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं इन दिनों। कल हमने देखा कि वो पहुंचे थे, शामली पहुंचे थे और आज वो पहुंचे थे बदायूं। यहां पर भी ज्यादा से ज्यादा वोटरों को लुभाने की उनकी कोशिश रही। इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ तमाम मेहमान भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। शरद त्रिवेदी जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं, वहीं मनोज यादव सपा से हमारे साथ जुड़े हैं और डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। तो पहला सवाल मैं करना चाहूंगी शरद त्रिवेदी जी आपसे। शरद त्रिवेदी जी, अब क्या लग रहा है पश्चिमी यूपी के जो वोटर्स हैं उनको साधने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ करने के लिए क्या कुछ खास अहम मुद्दे होंगे आपकी पार्टी की तरफ से? क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार वहां पे जनसभाएं कर रहे हैं, कोशिश उनकी जारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके साथ आए इस बार चुनावों में। क्या लग रहा है आपको? हमारा सिर्फ एक मुद्दा है, विकास के अलावा हमारा मुद्दा नहीं है जी। और चौतरफा विकास किया गया है। पिछले 4.5 साल में जो काम हुआ है वो पिछले 70 साल में नहीं हुआ। आपने खुद देखा है कि 10 मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां की बात हो रही है वहां पे गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है, मेरठ एक्सप्रेस वे बन चुका है, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो नोएडा को और दिल्ली को मेरठ से जोड़ा जा रहा बन रहा है, सबसे बड़ा भारत का नोएडा में बन रहा है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकास पूर्वांचल में से कम नहीं है, बल्कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत ज्यादा ही हो, क्योंकि पहले भी ये क्षेत्र थोड़े विकसित थे पूर्वांचल के मुकाबले। और गन्ना किसान को जो हम लोगों ने 1.5 लाख करोड़ का भुगतान किया है, 1 लाख करीब 80,000 करोड़ रुपए किसान की खरीद जो अनाज और गेहूं की करी गई है में पेमेंट हुआ है। नौकरियां दी गई 4.5 लाख नौकरियां जो पिछली सरकार से दुगनी नौकरियां उत्तर प्रदेश में दी गई हैं। कमिश्नरी बन गई है, मेडिकल इंस्टीट्यूट एक बन चुका है, बाकी बन रहे हैं 60 मेडिकल इंस्टीट्यूट 9 अभी जिनका लोकार्पण हुआ था वो हो चुका है। और जो गुंडागर्दी और बदमाशी का जो कार्यक्रम था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रहा था खासतौर से, उसका समापन हो चुका है। पहले भैंस थी पुलिस, अब कम से कम डकैतों को पकड़ रही है पुलिस। तो सबसे पहला काम था कि उत्तर प्रदेश में जो गुंडागर्दी और बदमाशी का जो वाला था, जो बाहुबली शब्द जो था, वो ये काम हो गया था। अब यह है बाहुबली जो है वो जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि बाहुबली अब दूरबीन भी देखने में नहीं मिल रहे हैं। तो अब विकास की राह पे उत्तर प्रदेश चल चुका है। 42 लाख मकान दिए हैं, 1 करोड़ 21 लाख कनेक्शन, 1 करोड़ 60 लाख गैस के कनेक्शन और 2.5 करोड़ शौचालय दिए हैं। विश्व के इतिहास, भारत ही नहीं विश्व के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में हुए हैं, सबसे ज्यादा टेस्टिंग उत्तर प्रदेश में हुई है, सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन के संयंत्र लगाए गए हैं वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में लगाए गए हैं। तो कोई विकास सिर्फ हमारा एक है, तो उसी मुद्दे पे हम चुनाव जीते थे, उसी मुद्दे पे हम आगे लड़ रहे हैं। लेकिन पिछले चुनावों में हमने देखा था शरद त्रिवेदी जी, पिछले चुनावों में हमने देखा था कि पश्चिम यूपी में आपकी पार्टी कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। तो इस बार क्या लग रहा है, क्या कुछ आप लोग अलग करने वाले हैं कि आपका प्रदर्शन बेहतर रहे पिछली बार के मुकाबले? हालांकि तो ओवरऑल देखा जाए तो काफी अच्छा करा था बीजेपी ने, लेकिन खासतौर से पश्चिमी यूपी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर खास प्रदर्शन नहीं रहा था, कुछ सीटें आपके पक्ष में नहीं गई थी। नहीं, देखिए वो जो लोकल क्षेत्र क्या समीकरण है उस पर कई चीजें निर्भर करती। चुनाव खाली विकास और इस पे नहीं आता है। लोगों ने उस समय, हमारे पास खाली नाम था, अब हमारे पास काम भी है, अब हम दिखा सकते हैं कि हमने क्या किया है।
तो ये चीजें जो है, नाम के साथ काम का जुड़ाव जो है, उससे आप देखिएगा कि पिछले मतलब चौंकाने वाले प्रदर्शन होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और पूर्वांचल में तो भी है भी और आगे भी हो। जी जी, चलिए ठीक है। मनोज यादव जी, आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से लगातार दौरे जारी हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो अब आपकी पार्टी की तरफ से क्या कुछ यहां पर किया जाएगा? कौन कौन से मुद्दे आपको लग रहा है कि सबसे अहम हो सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोटर आपके पक्ष में जाएं इस बार चुनाव में? देखिए, समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव को लेके तोड़ता जमीन पे उतर चुकी है जी और जो मुद्दे हैं वो मुद्दे कोई हल्के मुद्दे नहीं कि एक हवा में या आंधी में उड़ जाए। वो उत्तर प्रदेश जनता के बीच में बिल्कुल पूर्ण रूप से स्थापित मुद्दे हैं। इसमें सबसे पहला मुद्दा है, उत्तर प्रदेश की जनता को इस सरकार ने बेरोजगार कर दिया। दूसरा मुद्दा है, उत्तर प्रदेश की जनता को इस सरकार ने महंगाई की मार से पूरी तरीके से उनको इस तरह का आघात पहुंचाया है जो जनता छटपटा रही है, लेकिन ये बीजेपी के लोग नहीं बताएंगे। तीसरा मुद्दा हमारा है, जो उत्तर प्रदेश को लूटा जा रहा है जिस तरीके से, एक लूट होता है भ्रष्टाचार वाला, एक लूट होती है सरकार के द्वारा जनता को लूटना। बिजली महंगी कर दी, सिलेंडर महंगा कर दिया और इस तरह के तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जो जनता त्राही त्राही कर रही है। तो एक मुद्दा है। फिर किसानों की बात करें, फिर कोरोना से जो लोगों के परिवार को कष्ट मिला है इस सरकार के द्वारा, उसकी बात कर लूं। किस काम की बात आप कर रहे हो? अरे जब काम आप बताओगे तो आपको समाजवादी पार्टी का नाम लेना पड़ेगा और समाजवादी पार्टी उस जगह आपको जवाब देगी कि सिर्फ समाजवादी पार्टी के जो काम थे, जिनका हमने शिलान्यास किया था, जिन योजनाओं को शुरू किया था, उन्हीं कामों जी मनोज यादव जी, लेकिन अभी हमने देखा कि जैसे कि त्रिवेदी जी यहाँ पर कह रहे थे कि हमारा मुद्दा बस एक विकास का मुद्दा रहेगा, हमने बहुत विकास किया है इस इलाके में और तो हमारे पक्ष में जनता जाएगी। क्या आप सहमत हैं इस बात से? अगर विकास होता तो सबसे महत्वपूर्ण होता, उन्होंने एक्सप्रेस वे की बड़ी बड़ी बातें करी। कोई एक सड़क 5 किलोमीटर की किसी भी शहर के मोहल्ले में, मेन मार्ग छोड़ दीजिए, 5 किलोमीटर की अगर सड़क बेहतरीन दिखा दे तो मैं राजनीति से आज के आज संन्यास ले लूंगा। लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, जिस भी महानगर की बात करना चाहो, अगर 5 किलोमीटर की किसी कॉलोनी की रोड अच्छी हो तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इससे बड़ी बात तो मैं नहीं कह सकता। टैक्स वाली सरकार डेवलपमेंट की बात कर रही है, मेरे घर के सामने सड़क निकली है, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, पता नहीं कितने लोग इस सामने से इस सड़क से गुजर गए। गोमती नगर विस्तार पीएमएस में इनकी मीटिंग हुई है। विश्वास करिए, मैं ईश्वर की सौगंध खा के कह रहा हूँ, बिन डामर पड़े, बिन गड्ढों को भरे, आके सब चले गए। अब पैच लगा है, वो भी कितने मीटर का? मात्र 20 मीटर का पैच, 20 मीटर का पैच, पूरी सड़क खराब है। ये सरकार डेवलपमेंट की बात करती है? अरे शर्म आनी चाहिए। मुझे शर्म आ रही कि मैंने लखनऊ को इतना बदसूरत कभी नहीं देखा अपने जीवन में। सरकार चाहे वो बसपा की रही हो, सपा की रही हो या इससे पूर्व भी बीजेपी की सरकार रही हो, इतना बदसूरत लखनऊ मैंने नहीं देखा। तो कौन सा शहर सजा दिया? गोरखपुर सजाया है क्या? यही बता दो कि गोरखपुर में हमने चलिए, मतलब ये आप मानते हैं कि कोई विकास नहीं हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अब तक, ऐसा आपका कहना है? चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। जी, डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी जी भी बने हुए हैं। डॉक्टर कुलभूषण जी, आपसे ये जानना चाहूंगी, अब क्या लग रहा है, क्योंकि प्रियंका गांधी इससे पहले पश्चिमी यूपी का दौरा कर चुकी हैं, सितंबर की हम बात करें तो, और अब आगे क्या कुछ आपकी रणनीति रहेगी और प्रियंका गांधी, क्या लग रहा है आपको, उनका चेहरा कितना ज्यादा कामयाब रहेगा ज्यादा से ज्यादा वोटरों को आपके पाले में करने के लिए पश्चिमी यूपी में? निश्चित तौर पे जायरा जी, प्रियंका गांधी के जो प्रयास है वो जनता जुड़ रही है और जनता हमारे साथ आ रही है। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमने अपनी प्रतिज्ञा यात्रा पूरी की, वचनों को लेके गए और इस वादे के साथ कि वचन हम निभाएंगे, उसके साथ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जो जमीनी समस्याएं हैं उन्हें कांग्रेस पार्टी संबोधित कर रही है और उसके चलते हमारे प्रशिक्षण चल रहे हैं। आज से ही हमारा 4th चरण का प्रशिक्षण शुरू हुआ है, जिसमें प्रशिक्षण से पराक्रम की ओर हम बढ़ रहे हैं। और जहां तक अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने बताया कि वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो मैं आपको बता दूं जायरा जी, उनका विकास महंगाई का विकास है, उनका विकास बेरोजगारी का विकास है, उनका विकास
अपराध का विकास है, उनका विकास कानून से खेलने का विकास है, उनका विकास सरकारी तंत्र का अपने फ्रंटल के तौर पर यूज करने का विकास है। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और अभी आपके चैनल पे भी दिखाया गया कि जो बैलिस्टिक रिपोर्ट आई है उसके आधार पर जो असला है वो मंत्री पुत्र का है जिससे गोली चली है, वो गाड़ी मंत्री पुत्र की है जिससे किसानों को कुचला गया है। और उसके बाद भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी जब आते हैं तो वो किसानों से नहीं मिलते हैं, उन्हें किसान की याद नहीं आती है, उन्हें कैराना की याद आती है। 4.5 साल से आप सरकार में थे, क्या आप कैराना की समस्या को नहीं निदान कर पाए? आप कहिए कि आप उस मामले पे फेल हैं, आप किसानों के मामले पे फेल हैं। आप हकीकत में किसानों के लिए आज तक कुछ नहीं कर पाए हैं, सिर्फ और सिर्फ झूठे दावे हैं आपके। संकल्प पत्र 2016 में किसानों के लिए, कृषि के लिए आपने जो दावे किए थे, मैं अपने साथ लेके बैठा हूं उस संकल्प पत्र को, जिसकी एक भी बात पूरी होती नहीं दिखाई देती है। साथ ही आप कहेंगे कि साहब हिंदू मुस्लिम हम कर लेंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछली बार से बेहतर हम वोट पा लेंगे। आज जनता जान चुकी है कि 4.5 साल बाद भी आप कैराना आते हैं और सिर्फ पलायन आपको मुद्दा दिखाई देता है, किसान का मुद्दा नहीं दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मेघालय के वर्तमान में राज्यपाल सत्यपाल मलिक साहब का कल एक भाषण आता है जिसमें वो कहते हैं कि दिल्ली में बैठे हुए लोग एक कुतिया की मौत पे तो बेचैन हो जाते हैं, कुत्ते के बच्चे, कुत्ते के पिल्ले पर तो उनको तरस आता है। 600 किसान आंदोलन करते हुए मर गए, उनकी सुध लेने की इनको फुर्सत नहीं है। ऊपर से अभी भी आपके मुद्दे, चाहे आप बदायूं आए, चाहे मुरादाबाद आए, चाहे ताजापुर आए, आपके मुद्दे क्या है? वो आप हिंदू मुस्लिम में ध्रुवीकरण करेंगे, वो आप सवर्ण में दलित में बंटवारा करेंगे, वो ओबीसी वोट की आप राजनीति करेंगे। लेकिन हकीकत में अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमने गैस कनेक्शन सबसे ज्यादा दिए। मैं दोबारा पूछता हूं कि कितने रिफिल हो रहे हैं, इसका एक बार सरकारी आंकड़ा देख लीजिए। 1000 रुपए का सिलेंडर रिफिल कराने के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मध्यवर्गीय परिवार है। दूसरा, इन्होंने बताया कि ऑक्सीजन संयंत्र हम लगा रहे हैं। साहब आपकी सरकार तो सदन में जिसको मंदिर मानते थे मोदी जी, जिसके आगे नतमस्तक होकर अंदर घुसे थे, बिल्कुल जाहिर तौर पर डॉक्टर कुलभूषण जी, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि महंगाई भी लगातार बढ़ रही है। जाहिर तौर पर बिल्कुल अब तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से लेकर जा रही है जनता के बीच में। लेकिन कुलभूषण जी, अब ये देखना होगा कि आखिर जनता किसकी तरफ आती है और क्या चीज सबसे ज्यादा जनता को लुभाती है और वोट किसको सबसे ज्यादा मिलते हैं, किस पार्टी को मिलते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता आखिर किसके खाते में सबसे ज्यादा वोटिंग करती है। और अगला सवाल मैं शरद त्रिवेदी जी आपसे करना चाहूंगी कि पश्चिमी यूपी की जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो वहां पर मुस्लिम बहुल्य एरिया काफी हैं और ज्यादातर मुस्लिम ही रहते हैं वहां पर, और भारतीय जनता पार्टी अक्सर हिंदुत्व मुद्दे पर ही वोट बटोरने में कामयाब रही है। ऐसे में क्या लग रहा है आपको, कैसे उन लोगों को रिझा पाएंगे? एक अजीब है कि हम हिंदू करते हैं जी। मैं आपको बताऊं कि क्या है, भाजपा से देखती है उसको बताऊं कि 168 सिर्फ 168 यहूदी जाति, यहूदी धर्म के लोग हैं गुजरात में जिनको माइनॉरिटी दिया गया, जिनको माइनॉरिटी नहीं समझा गया क्योंकि उनके वोट, और 168 वोटों पे आप प्रधानी का भी कर सकते हैं। और सर्वोच्च जो यूएई में सरकार ने अपने तो इस्लामिक डिक्लेयर्ड, उन्होंने सर्वोच्च सम्मान दिया है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, और 5000 करोड़ का वजीफा दिया जा रहा है मुसलमान बच्चों के लिए और जो उत्तर के स्तर तक जो पढ़ाई करना चाहते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज है कि 75,000 1.25 लाख जाते हज मोदी जी ने बात करी है राजा से, उस पर तैयार किया 75,000 यात्री जाने के। ये हमारा में तथाकथित सेकुलरिज्म नहीं है। और ये वो जिन्होंने सिर्फ हिंदू दंगे कराए, फिर उसके शिया दंगे कराए, सिख दंगे कराए, और उसके बाद आप धर्मात्मा बन जा रहे हैं। जो आज गरीबी की बात कर रहे हैं, जी ने गरीबी हटाओ जो आह्वान किया था आज से 45 साल पहले, गरीबी तभी हटा दी। जो दंगे हुए जहां से हिंदुओं का पलायन हुआ, शरणार्थी दूसरे देश में होते हैं, ये तो उत्तर प्रदेश में और पंडित कश्मीर
से छोड़ के आए हैं, अपने देश में पलायन कर रहे हैं। शरणार्थी देश में नहीं होते, हमेशा दूसरे देश में जाते हैं। ये हमारे अपने, हमारे लोग शरणार्थी हैं। और जो ये अयोध्या में जो राम भक्तों पे गोलियां चलवाई गई हैं, आज सब और अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं से बड़ा मंदिर तो कह रहे हैं आप बनाइए, बहुत अच्छी बात बनाई। जी जी प्रियंका जी जी बिल्कुल। चलिए, यहाँ पर कुलभूषण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं यहाँ पे। जी कहिए डॉक्टर कुलभूषण जी। मैं शरद जी से ये पूछना चाहता हूँ कि इनका कहना है कि 45 साल पहले गरीबी हटाओ का नारा दिया था। जी साहब, कांग्रेस ने आज 70 साल में देश को काफी आगे लेके आए थे और 2014 में देश का हंगर इंडेक्स में जो स्थान था वो 54 पोजीशन पे था, जिसे आज भारतीय जनता पार्टी ने 101वें स्थान तक पहुंचा दिया है। अगर जो सुसाइड के आंकड़े एनसीआरबी के आए हैं तो जायरा जी जरा देख लिए जाएं कि किसान तो आत्महत्या कर ही रहे थे, बिजनेसमैन भी उनसे ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए ये कहना कि गरीबी हटाओ 45 साल से नहीं हुआ था साहब, कहां तक हमने गरीबी रेखा से ऊपर लोगों को लाने का प्रयास किया और पिछले 7 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कहां स्थिति पहुंचा दी। आप अपराध की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इस समय अपराध की स्थिति क्या है? हमारे केंद्रीय गृह मंत्री खड़े होकर कहते हैं कि कहीं दूरबीन से भी खोजो तो माफिया नहीं दिखाई देता है, और उनके बगल में अजय मिश्रा कैनी खड़े होते हैं जिनका लड़का गाड़ी चढ़ा देता है और आज रिपोर्ट आ जाती है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपराधियों को बचाने के लिए काम कर रही है। तो साहब, ये आंकड़े देना और कह देना बहुत आसान है, लेकिन जनता अब आपका सच जान रही है कि सिर्फ विभाजन पे आप शरद जी वोट नहीं पाएंगे 2022 में। जी बिल्कुल। और अब देखना यही होगा कि जाहिर तौर पर कि कौन सा ऐसा अहम मुद्दा होता है जिस पर इस बार सबसे ज्यादा जनता अट्रैक्ट होती है, या फिर कहा जाए कि बहुत ज्यादा लुभान्वित होती है और किस पार्टी को वोट करती है। क्योंकि यहाँ पर तमाम ऐसी बातें हमें देखने को मिलती हैं चुनावों के दौरान, कुछ भी हो जाता है क्योंकि जो सियासत का ऊंच है वो किसी भी करवट बैठ सकता है। तमाम तरह की चीजें हमें चुनाव के टाइम पर देखने को मिलती हैं, लेकिन कोशिश तमाम पार्टियों की यही रहती है अलग अलग जनसभाएं करके कि ज्यादा से ज्यादा वो वोट बटोर सके। मनोज यादव जी, आपको क्या लग रहा है कि अब जिस तरीके से हम मौजूदा हालात यहाँ पर देख रहे हैं, हम आपकी पार्टी की अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो पिछली बार के चुनावों में जो थोड़े बहुत आपको वोट मिले थे तो वो पश्चिमी यूपी से ही मिले थे, तो अब आप उस अपने वोट बैंक को कायम रखने के लिए क्या करेंगे? देखिए, क्या करेंगे ये तो टीवी पे नहीं खुलासा कर पाएंगे जी। तो क्या स्ट्रेटजी है समाजवादी पार्टी की, रणनीति हो सकती है आपकी? जी नहीं, निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी हर क्षेत्र में, चाहे वो पूर्वांचल का हो, चाहे कि वो पश्चिम का क्षेत्र हो, बुंदेलखंड हो, रुहेलखंड हो, अवध का क्षेत्र हो, सब पे अपना ताना बाना कंप्लीट करने पे लगी हुई है। और आप वो सारे परिणाम देख रहे हैं कि कैसे हमने पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी के विस्तार को किस तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया। चाहे पश्चिम में अभी आपको बहुत जल्द आपके टीवी पे फ्लैश करेगा 2-4 दिन में कि हमारा जो आरएलडी से गठबंधन है, महान दल से है, जिस तरीके से और भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं क्षेत्रीय जिनका अपना अस्तित्व है, जिनका अपना क्षेत्र में रुतबा है, उनके साथ हम चुनाव में पूरी मजबूती के साथ लड़ने जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी के हमारे कांग्रेस साथी ने कहा 45 साल पहले गरीबी हटाने की बात की, तो कोई कहना नहीं चाहिए, विपक्ष में रहे लंबे दौर तक तो उनको ये कहने का अधिकार है। मैं 2 राज्यों का नाम लेना चाहूंगा ईमानदारी से, बाईमानदारी से, एक मध्य प्रदेश और एक गुजरात, जहाँ लंबे समय से बीजेपी का शासन है। छत्तीसगढ़ का भी नाम लिया जा सकता है। क्या बीजेपी के हमारे काबिल साथी हिंदुस्तान के किसी इंडेक्स का जिक्र करके बता पाएंगे कि बीजेपी ने इन राज्यों में गरीबी को दूर कर दिया? अगर कर दिया हो तो निश्चित तौर पर वो कांग्रेस पे भी इल्जाम लगा सकते हैं, समाजवादी पार्टी पे भी लगा सकते हैं। क्या इन राज्यों का जिक्र प्रधानमंत्री जी दुनिया के या देश के सर्वमान्य जिलों में या सर्वमान्य प्रदेशों में उसकी गिनती करना शुरू कर दिए हैं? किस इंडेक्स में है ये भी बता दें। अगर नहीं बता पाते हैं तो ये 2 कौड़ी की राजनीति, बयानबाजी टीवी चैनल पे बेहतर नहीं लगती। मुझे ऐसा महसूस होता है जितना आपने किया है वो जनता को आपको बताना चाहिए, जो आप कर सकते हैं उसके बारे में कहना चाहिए। उत्तर प्रदेश के लोग एक बड़ी बात कहने जा रहा हूँ और इस बात पे जिक्र जरूर होना चाहिए डिबेट में सबके साथ। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना था जयराज जी, तो मोदी जी ने एक बड़ी बात कही थी, हमारे काबिल साथी बीजेपी के इस बात से सहमत होंगे, पिछड़ा प्रधानमंत्री।
आपका बीच में पिछड़ा प्रधानमंत्री है। तो पिछली बार तो चल गया था उत्तर प्रदेश में, केशव मौर्य जी बनेंगे, फलाने जी बनेंगे, धमाके जी बनेंगे, लेकिन इस बार तो घोषित हो गए हैं ना, तो अब कैसे लड़ोगे? जी बिल्कुल, अब देखना यही होगा कि आखिर किस तरीके से जो कथनी और करनी में अंतर हमें सभी पार्टियों में देखने को मिलता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, हम सपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तमाम राजनीतिक दलों के कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। और लोकतंत्र में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि पश्चिमी यूपी की सियासत कहां पर पहुंची है और विधानसभा चुनावों में आखिर किसके पक्ष में ज्यादा से ज्यादा वोट होंगे इस बार पश्चिमी यूपी की तरफ से। और उसी के मद्देनजर तमाम राजनीतिक पार्टियां पहुंच रही हैं इन इलाकों में, अपने अपने वादों को की झड़ी लगा रही हैं और साथ ही साथ तमाम तरह के वोटरों को रिझाने की भी कोशिश कर रही हैं। वहां पर तमाम मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। और अगला सवाल मैं शरद त्रिवेदी जी से आपसे करना चाहूंगी कि ब्रेक पर जाने से पहले, जैसे कि आप बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के लिए बहुत काम किया है, पिछड़ों के लिए काम किया है, तो मैं आपसे ये बताना चाहूंगी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भारत आज 101वें स्थान पर पहुंच गया है, और जबकि पिछले साल की हम बात करें तो वो 94 नंबर पर था। तो करीब 7 से 8 नंबर का यहाँ पर फर्क आ गया है। तो आखिर क्या वजह है जो भुखमरी में इतनी स्थिति खराब हो गई है हमारे देश की? क्योंकि आप तो बात करते हैं कि तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। किस पैमाने पे कौन सी उन्होंने एनालिसिस करी थी और किस बेसिस पे देश में कौन उनका जो टारगेट ऑडियंस क्या था जिससे उन्होंने ये सर्वेक्षण किया है, वो तो हमें नहीं पता है जी। लेकिन भारत में हम लोग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन दे रहे हैं। कोई भोजन से किसी को कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। उत्तर प्रदेश में 40 लाख लोगों के पास राशन कार्ड नहीं थे, हमने 40 लाख राशन कार्ड बनवाए और एक राशन कार्ड एक देश के मुद्दे पे हम लोगों ने सब लोगों को जोड़ा। नहीं, तो आपके हिसाब से ये सर्वे गलत है, मतलब आपके ये बताना चाह रहे हैं आप? नहीं, मुझे नहीं मालूम है कि विदेशी जो एजेंसियां हैं वो क्या पैमाने लेके चलती हैं, किस बेसिस पे वो ये तय कर रहे हैं। जब हम सबको मुफ्त भोजन दे रहे हैं उसके बाद तो कुछ करने को नहीं रह गया। किसी को जो पहले 1 रुपया 2 रुपया और 3 रुपए गेहूं चावल और दाल, तो उन्होंने भी कुछ मानक देखे ही होंगे, उन्होंने अपनी मर्जी से तो ये आंकड़े जारी नहीं कर दिए होंगे, कुछ ना कुछ तो उन्होंने देखा ही होगा और कहीं ना कहीं कुछ कमी पाई होगी, तभी ये स्थिति बनी। उत्तर प्रदेश में अब तेल भी दे रहे हैं, उसके साथ नमक भी दे रहे हैं, कोई चीज आपको लेने की जरूरत नहीं है। ये अब जो होली तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है जी। इसमें ये लोग विदेशी एजेंसियां जो है अभी आज आप बता दीजिए ना, तो ये राफेल के बारे में बताएं, वो तो कह रहे हैं कि राफेल में जो इन्होंने पैसे लिए हैं जी, तो हम हर चीज को मान लेते हैं कि राफेल में इन्होंने पैसे लिए, तो ये जवाब दें राफेल। चलिए, फिलहाल तो हम राफेल के मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम पश्चिमी यूपी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। और जी कहीं ना कहीं कुलभूषण जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं जी। कुलभूषण जी कहिए। राफेल पे आरोप आपकी सरकार पे है कि आरोप लगने के बाद भी भारत की सरकार ने कोई जांच एजेंसी गठित नहीं की, जबकि साफ साफ तथ्य है कि आपके यहाँ दलाली दी गई है, आपके यहाँ ठेका बदला गया है। राफेल पे शरद जी ऑलरेडी इंटरनेशनल मीडिया में और नेशनल मीडिया में आप घिरे हुए हैं। आप इसे उस तरह का समय न समझिए जब 2G स्पेक्ट्रम में आप घोटाले का आरोप लगा देते हैं और उस समय उसका ध्यान नहीं दिया जाता है। अभी सीएजी ने खुद माफी मांगी है कि 1,76,000 करोड़ का कोई घोटाला नहीं हुआ। चलिए कुलभूषण जी, फिलहाल हम राफेल पे चर्चा नहीं हो रही है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी की क्या स्थिति है, वहाँ की कैसी सियासत है, इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर हम चर्चा ना करें तो बेहतर होगा। जी जायरा जी, मुफ्त राशन की बात हो रही थी, अभी मैंने बताया कि सरकार और इसको बढ़ाने जा रही है। और उसके बाद मैं पूछता हूँ कि राशन आप जो बांटते हैं, चलिए एक एक करके आप बात करिए तो समझ में आएगा जी। जी को अवगत कराऊं जमीनी हकीकत से समझ में आएगा। शरद जी, मैं आपको मौका दूंगी बोलने का, फिलहाल अभी कुलभूषण जी को बोलने दीजिए आप। चलिए अच्छा बोलिए। जी जी जी, तो ये जायरा जी, मैं ये कह रहा था कि जो राशन बांटने की इनकी योजना है उसके पीछे कहीं भी कोई राशन उद्देश्य नहीं है, सिर्फ झोला बांटना हो उनका उद्देश्य है, जिससे योगी जी और मोदी जी का बड़ा सा हो और वो प्रचार के लिए हो सके। उसमें राशन की सिर्फ ये घोषणाएं करते हैं, जमीनी हकीकत पे जो राशन मिलता है वो किसी भी परिवार के लिए पूरा नहीं हो रहा है। बेरोजगारी की दर की हालत आप देख रहे हैं,
योगी जी आज शाहजहांपुर में आए थे, बदायूं में आए थे, अभी 15 दिन पहले यहाँ बाढ़ आई थी, बारिश हुई थी पहाड़ों पे, जिसका प्रभाव तराई के क्षेत्र में पड़ा था, और मुआवजे के नाम पे आप 94 रुपए 95 रुपए किसान को दे रहे हैं। पर बीघा का भी एवरेज निकाला जाए, जिसका 100% फसल डैमेज हुई है, उस किसान को भी ये 200-250 रुपए बीघा का मुआवजा दे रहे हैं। साथ आज बेरोजगारी, महंगाई जो आप दे रहे हैं राशन, उसके बाद की जो स्थितियां हैं वहां पे क्या हाल बना रखा है। इसलिए हंगर इंडेक्स में 2014 में जहां अंतरराष्ट्रीय एजेंसी जो सर्वे करती है, अगर जो मोदी जी को सर्वश्रेष्ठ नेता बता दिया जाता है, बड़ा प्रचार करती है बीजेपी, आंकड़े उठा लाती है कि साहब इंटरनेशनल एजेंसी। जब कोई इंटरनेशनल एजेंसी आपको आईना दिखाती है तो आपको पता ही नहीं होता ये सर्वे कहां हो गया है, और आपकी सरकार सोती रहती है और भारत में सर्वे हो जाता है। आप पेगासस लगाते रहते हो दूसरे लोगों के पीछे। आपकी सरकार में न पुलिस आपके हाथ में है, ना अपराधी आपके हाथ में है। पुलिस पुलिस को खोज रही है, अपराधी अपराधी को खोज रहा है। आप कहते रहिए हमने माफिया भगा दिए, माफियाओं का पलायन हो गया है, हर जगह हत्याएं हो रही हैं, हर जगह बलात्कार हो रहे। अगर जो एनसीआरबी का आंकड़ा देखे जायरा जी, तो जो अपराध का रजिस्ट्रेशन होता है, जिसे FIR कहते हैं, अपराध होने की घटना, ओवरऑल घटनाओं में 300 गुने की बढ़ोतरी पाई जा रही है। लेकिन उसके बाद देखिए कुलभूषण जी, बात तो यहाँ पर ऐसी है ना, तो जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर भी हालात कोई बहुत ज्यादा सुधरे हुए हैं नहीं, वहां पर भी अपराध का ग्राफ काफी बढ़ा हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो वहां पर आप लोग क्या कर रहे हैं? दूसरों पर आरोप लगाने के लिए तो सब बोलते हैं। बिल्कुल जायरा जी, निश्चित तौर पे अपराध होते हैं और उनसे कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन जब आप ये दावा करते हैं, आप बताइए राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री की ये दावा या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का दावा कि हमारे यहाँ से सारे अपराधियों का पलायन हो गया है, हमारे यहाँ माफिया आपको खोजे नहीं मिल रहा है। सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करें, वो उसके लिए प्रयास करें। यह सरकार तो वो सरकार है जो ये स्वीकार करती है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है, ऑक्सीजन की कमी से एक आदमी नहीं मरा है, और उसी सरकार के प्रवक्ता आपके चैनल पे बैठ के कहते हैं कि हमने ऑक्सीजन संयंत्र लगवाए। चलिए ठीक है, चलिए अपनी वाहवाही सभी सरकारें करती हैं। देखिए कुलभूषण जी, अपनी वाहवाही सभी सरकारें करती हैं। मनोज यादव जी के पास जाना चाहूंगी। मनोज यादव जी, आपको क्या लग रहा है इस बार जो किसानों का मुद्दा है वो कितना ज्यादा अहम साबित हो सकता है? क्योंकि लखीमपुर कांड के बाद हमने देखा है कि प्रियंका गांधी का चेहरा भी काफी चमका, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को इस बात से फायदा जरूर हो सकता है आने वाले चुनावों में। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि किसान मुद्दा कितना अहम रहेगा? समाजवादी पार्टी फायदे और नुकसान की राजनीति में विश्वास नहीं करती जी। हमारी सरकार गए हुए अभी 5 साल पूरा नहीं हुआ, उसमें भी 4 महीने बचे हुए हैं। दोबारा तो मौका 5 साल के बाद ही मिलेगा ना। बीच में कोई ऐसा प्रावधान भी नहीं है कि हमें सरकार बनाने का मौका मिल जाए, ना ऐसी परिस्थितियां ही है। बीजेपी को पूर्ण बहुमत है। तो समाजवादी पार्टी फायदे और नुकसान के नहीं, मुद्दों की राजनीति करने के लिए हमेशा से जानी जाती है। कोई एक बार का राजनीतिक दल मैं भी नहीं सत्ता में आ गए। उत्तर प्रदेश में 4 बार जनता ने हमको अपना बहुमत दिया है, और हमने जनता को डिलीवर किया है, उनके विश्वास को, उनकी बातों को। एक नैरेटिव बनाया गया कि हमारी पार्टी गुंडे वाली है। अरे गजब भाई, चलो गुंडे वाली पार्टी मान लेते हैं, लेकिन मुकदमे किस पे सबसे ज्यादा है? किस नेता पे? अखिलेश यादव जी पे तो है नहीं, उनपे तो कोई इस तरह का मुकदमा नहीं। गुंडाई, बदमाशी, हत्या का प्रयास, लूट और दंगा कराने का किस पे मुकदमे? उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कथनानुसार बीजेपी के लोगों के साथ। हिंदू युवा हृदय सम्राट है। जब हिंदुओं पे गाड़ी चढ़ जाती है, उन किसानों पे गाड़ी चढ़ जाती है, हिंदू युवा सम्राट का हृदय नहीं फटता, उसको दुख नहीं होता? जब उनके ही कार्यकर्ता को उनके गृह जनपद में पुलिस ठोक देती है, मार देती है, उनको दुख नहीं होता? और मारने वाला कौन? उन्हीं के युवा सम्राट क्या ये अभिनंग है? और मरने वाला कौन? वो भी बीजेपी का है। गजब बात है। मैं किसानों पे आता हूँ। किसानों पे एक डायलॉगिंग बड़ी अच्छी हुई थी, MSP था, है, रहेगा। बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। जायरा जी, आपको भी बड़ा सुंदर लगेगा, और त्रिवेदी जी को भी, हमारे कांग्रेस के भी साथी को। लेकिन जब किसान बारिश के बाद अपने धान को, जिसकी फसल एक तो बर्बाद होती है, और जब मार्केट में लेके जाता, मेरे जैसे जानने वाले किसान के दसियों ऐसे उदाहरण हमारे पास है, 8 रुपए किलो धान बेचता है। आप सोचो MSP का क्या रेट है? पूछिए शरद त्रिवेदी जी से कि धान की MSP का क्या रेट तय किया है इस सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने, और 8 से 10 रुपए 11 रुपए किलो धान बिक रहा है।
फिर आप किसान की 1 जनवरी को आपने कहा था आय दुगनी हो जाएगी, चलो अभी हम और 1.5 महीने आप पे आरोप नहीं लगाएंगे, हम इंतजार करेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश का किसान सब इंतजार करेगा कि 1 जनवरी से इस प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी कर देगी सरकार। कौन सा है व्यवस्था? गन्ने का भुगतान हुआ नहीं, चलो कुछ न करते, एक कितना बड़ा पाप कर दिया। किसानों को जो सब्सिडी मिल रही थी सारी सब्सिडी खत्म कर दी सरकार ने। चलो सब्सिडी भी खत्म कर देते कोई बात नहीं थी, आपने महंगाई की इतनी तगड़ी मार मारी उनसे, दवा महंगी उनकी, बीज महंगा उनका, खाद किस तरह है कि किसान को अपनी मौत झेलनी पड़ रही, मौत हो जा रही, लाठीचार्ज हो रहा है, खाद भी नहीं दे पा रहे हो। और तो और फसल के दाम कैसे, फसल कैसे कोरोना काल में किसानों को अपनी फसल फेंकनी पड़ी, सब्जियां फल सब फेंकने पड़े सड़क पे, कौन नहीं जानता है क्या मदद कर दी सरकार ने किसानों की। ये बात मैं कह रहा हूँ, अगर मेरा चलिए ठीक है, चलिए मनोज यादव जी, जाहिर तौर पर कोरोना काल में स्थिति तो सभी जानते हैं कि क्या हालात उस वक्त पर पैदा हुए थे, लेकिन अब देखना होगा कि अब आगे क्या हो सकता है। जो बीत गया अब उसके बारे में क्या बात की जाए, अब आने वाले चुनावों में क्या होगा ये देखना होगा, क्योंकि पश्चिमी यूपी की सियासी कुर्सी जो है उस पर कौन फतेह हासिल करता है ये देखने वाली बात होगी। और कहीं ना कहीं जो किसानों का मुद्दा है इस बार के चुनावों में बहुत ही अहम होने वाला है। लगातार हम बात कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सियासी ऊंट है वो आखिर किस करवट बैठेगा, ये तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा जब चुनावों के नतीजे आएंगे, विधानसभा चुनाव के। लगातार हमारी चर्चा भी जारी है और तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अगला सवाल अगर मैं बात करूं तो मैं शरद त्रिवेदी जी से ही करना चाहूंगी, बीजेपी से। शरद त्रिवेदी जी, योगी आदित्यनाथ अभी जब पहुंचे, कल रामपुर और शामली का उनका दौरा था, तो वहां पर उन्होंने पलायन की भी बात करी और साथ ही साथ कानून व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने यहां पर लोगों से वो मुखातिब हुए थे। तो क्या लग रहा है इन मुद्दों के जरिए क्या आप वहां के वोटर्स को साधने में कामयाब रह पाएंगे? नहीं, देखिए, कानून एक मुद्दा नहीं है। कानून अच्छा कानून और अच्छी कानूनी व्यवस्था स्थापित करना ये कर्तव्य है प्रदेश सरकार का। तो अगर कहीं इस तरह की घटनाएं पहले घटी हैं तो उसको उजागर करना बहुत जरूरी है। लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति आज हम देखते हैं तो कानून व्यवस्था कोई बहुत ज्यादा बेहतर तो नहीं है। आए दिन हमें बलात्कार के मामले सामने आते हैं, चोरी डकैती के मामले सामने आते हैं, हत्याएं होती हैं, हाथरस केस अभी हाल ही का है, ज्यादा पुराना नहीं हुआ है, तमाम ऐसे मामले हैं। तो किस आधार पर यहाँ पर कहा गया कि कानून व्यवस्था हमारे राज्य में बहुत ज्यादा बेहतर हुई है? नहीं, देखिए, पहले जो FIR लॉज होता था, या तो आप CM को जानते थे या DM को जानते थे या GM को जानते थे, तभी आपका FIR लॉज होता था। अब आप ऑनलाइन FIR लॉज कर सकते हैं, आपको कोई सिफारिश या जुगाड़ की कोई जरूरत नहीं है। पहले एक जिला अध्यक्ष से लेके प्रदेश अध्यक्ष तक कोई भी अफसर का ट्रांसफर करा सकता था। जो आपने दादरी में देखा, दुर्गा शक्ति नागपाल का ट्रांसफर जो कह रहे थे कि मैं 24 घंटे में कराऊंगा, उन्होंने 1.5 घंटे में उनका ट्रांसफर करा दिया। तो ये FIR लॉज हो रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि कानूनी व्यवस्था खराब हो गई है, इसलिए कि अब लोगों की सुनवाई हो रही है। गायत्री प्रजापति केस में 1.5 महीने तक FIR लॉज नहीं हुआ था। और लखनऊ की, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नहीं, हम तो लखनऊ की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी में हजरतगंज के दरोगा को उनकी गाड़ी में बांध के हजरतगंज में घुमाया गया, DSP को गोली मारी गई है। तो क्या कानूनी व्यवस्था थी जब आप प्रदेश के राजधानी में ये कर सकते हैं, तो आप प्रदेश जी। के तो मनोज यादव जी आपकी बात पे कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? जी मनोज यादव जी कहिए जी, कोई जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात जी। जिस तरह का आरोप लगाया वो बात मेरे ख्याल से बहुत छोटी कह गए। मैं बड़ी बात उनको याद दिलाना चाहूंगा। बुलंदशहर में किस तरीके से एक इंस्पेक्टर को बीजेपी के कार्यकर्ता उसका सर कूट के उसकी हत्या कर देते हैं। क्या भूल गए राठौर की हत्या को? कोई नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता नहीं भूली है किस तरीके से। और फिर हत्या तो हुई इस इंस्पेक्टर की बीजेपी के लोगों के द्वारा, जो आरोपी थे उनको बीजेपी के लोगों ने सम्मानित किया, फूल माला पहना के जेल से जमानत पे आने के बाद सम्मानित किया। ये दर्दनाक था। आप ये बातें मत कहिए इस समय, ये दौर इस समय का नहीं है। आप बताइए कि योगी आदित्यनाथ जी जहाँ जा रहे हैं वहाँ उस जिले को कौन सी सौगात देके आ रहे हैं? तो डिलीवर्ड है, शिलान्यास करके आ रहे हो, उद्घाटन का समय है। अरे जब विदाई का समय होता है तो वरमाला नहीं पहनाई जाती है। विदाई के समय विदाई होती है और वरमाला के समय वरमाला होता है और 7 फेरों के समय 7 फेरे होते हैं। योगी आदित्यनाथ को मिक्स किए दे रहे हैं, पता नहीं क्या बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता को। सब मिक्स
गंवार तो है नहीं, पढ़े लिखे हैं, एक मठ के मठाधीश है। डिलीवर करिए जनता को जो आपने अब तक किया है, और ये सारी बातें अब मत कहिए, टाइम इज ओवर। जी जी जी, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं यहाँ पर तमाम ये बातें मायने रखती हैं कि आखिर इन 5 सालों में जनता को क्या मिला है, क्योंकि वोट देने से पहले जनता हमेशा यही सोचेगी कि इन 5 सालों में हमें क्या मिला, क्या वो संतुष्ट है भारतीय जनता पार्टी के काम से या किसी भी पार्टी के जो भी उस वक्त शासन में होगी। कुलभूषण जी, आपको क्या लग रहा है, प्रियंका गांधी का चेहरा इस बार आपके लिए कामयाबी की एक सीढ़ी चढ़ सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप कि पार्टी में प्रियंका गांधी के अलावा और कोई भी बड़ा नाम हमें देखने को नहीं मिल रहा है उत्तर प्रदेश में। निश्चित तौर पे जायरा जी, प्रियंका जी का नाम है। अजय कुमार लल्लू जी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, लोकप्रियता की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ प्रियंका गांधी की थोड़ी लोकप्रियता, और वो भी लखीमपुर कांड के बाद ही उनकी लोकप्रियता में थोड़ा इजाफा हुआ है। जायरा जी, मैं इसी आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। आपने कहा कोई दूसरा नाम नहीं दिख रहा है, तो मैंने कहा अजय कुमार लल्लू का नाम शायद आप भूल रही हैं। आप नसीमुद्दीन सिद्दीकी का नाम भूल रही हैं, जो दिन रात काम कर रहे हैं हमारी दिन रात काम जरूर, लेकिन जनता के बीच में एक फेवरेटिज्म भी होता है ना, जैसे लोग पसंद जिसे करते हैं वो भी मायने रखता है। प्रियंका जी को बहुत पर्याप्त रूप से पसंद किया जा रहा है, बहुत युवा जुड़ रहे हैं। आज ही हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें यूपी की आवाज बने नाम से हम युवाओं को कांग्रेस पार्टी से जुड़ने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश का युवा उत्तर प्रदेश की आवाज बनना चाहता है और कांग्रेस के हाथ से हाथ मिलाना चाहता है। ये जैसा कि अभी शरद जी ने कहा कि आज अपराध का आंकड़ा दर्ज होता है, एफआईआर लिखी जाती है। मैं शरद जी से पूछना चाहता हूं कि लखीमपुर खीरी में जो हत्या हुई थी उसके कितने घंटे बाद एफआईआर हो गई थी, किसकी सिफारिश के बाद एफआईआर हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय के स्वतः संज्ञान लेने के बाद शरद जी एफआईआर हुई थी। आप कितने अपराध ऐसे देख लीजिए जब विपक्ष आवाज उठाता है, जब विपक्ष रोड पर उतरता है तो विपक्ष को आप घर में कैद कर देते हैं, आप निकलने नहीं देते हैं। अगर जो प्रियंका जी ने पूरी रात लड़ाई में लड़ी होती सड़क पर, और सीतापुर में आपने अवैध हिरासत में न लिया होता और उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान न लिया होता, तो कभी भी लखीमपुर में एफआईआर दर्ज नहीं होती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये चाल चरित्र चेहरा पूरा प्रदेश देख चुका है, प्रदेश की जनता देख चुकी है। यह सरकार छल कपट झूठ और धोखा पर टिकी हुई सरकार है, और इसी का लाभ आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बिल्कुल कहीं ना कहीं। शरद जी, ये सवाल तो यहाँ पर बनता है, बिल्कुल कुलभूषण जी उनसे जवाब ले लेते हैं। शरद जी, ये सवाल तो यहाँ पर बनता है कि लखीमपुर कांड के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका थोड़ा बहुत नुकसान तो जरूर होगा, क्योंकि आज की हम जिस तरीके से हम रिपोर्ट भी देख रहे हैं एफएसएल की, तो वो जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे उसकी भी पुष्टि हो गई है कि वो आशीष मिश्रा के ही थे। देता हूँ जायरा जी, क्या केंद्रीय गृह राज्य मंत्री इस्तीफा देंगे या बर्खास्तगी होगी? देखिए, बोफोर्स में कितने महीने बाद और कितने साल बाद आपने इस्तीफा दिया था, आप वो बताइए। और बोफोर्स से आप लखीमपुर की हत्या की तुलना करेंगे शरद जी? थोड़ी तो मानवता की शर्म करिए, थोड़ी तो उत्तर प्रदेश की जनता की शर्म और लिहाज देखिए। आप अपने कार्यकर्ताओं से आंख नहीं मिला पाएंगे शरद जी। चलिए कुलभूषण जी, अब उन्हें जवाब देने दीजिए, समय नहीं है मेरे पास, समय की कमी है। जी जी, शरद जी कहिए। बफोर्स की तुलना होगी ऐसे किसानों को गाड़ी चढ़ाने से? उन्हें अपनी बात पूरी रखने दीजिए पहले, समय नहीं है मेरे पास। शरद जी, बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखिए। कुलभूषण जी, आपने अपनी बात कह दी है, आप अपनी बात कह चुके हैं, अब आप शांत हो जाइए। शरद जी, अपनी बात रखिए आप बहुत संक्षिप्त में। जी, जारी है, इंक्वायरी जारी है। एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज उस पर इंक्वायरी कर रहा है, उनको मुआवजा दिया जा चुका है, ये सब काम हो चुका है। अब इंक्वायरी कर ले, या तो हम पहले ही तय कर लें कि उनको फांसी चढ़ाने हैं, तो बहुत अच्छी बात है। जी, बात यहाँ पर मुआवजे की नहीं है। चलिए, जांच पड़ताल के बाद ही जो पूरी सच्चाई है वो निकलकर यहाँ पर सामने आएगी, क्योंकि आज कोर्ट की तरफ से भी यूपी सरकार को फटकार लगाई गई है इस मामले में। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी है, अब हमें अपनी चर्चा यहीं खत्म करनी होगी, और इसी के साथ हमारी खास पेशकश लोकतंत्र में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।